सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में दो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहला है उत्तर भारत में आखिर इस समय गर्मी इतनी कम क्यों पड़ रही है, जबकि अगर हम पिछले साल से इसकी तुलना करें तो उस समय तक टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो गया था और लू जैसी कंडीशन क्रिएट हो गई थी, अर्थात हीट वेव चलने लगी थी। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम डिस्कस करेंगे ब्राजील से कहां चूक हुई है जिसके वजह से वह कोरोना वायरस का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बनता चला जा रहा है। आने वाले समय में वह यूरोप के देशों और साथ ही साथ यूएसए को पीछे छोड़ता हुआ सबसे बड़ा कोरोना का हॉट स्पॉट बन सकता है और इसी से सीख लेने की क्या आवश्यकता है भारत को, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक, उत्तर भारत में आखिर गर्मी इतनी कम क्यों पड़ रही है। इतनी कम का मतलब है हम पिछले सालों से अगर इसका कंपेयर करते हैं तो आइए सबसे पहले हम बेसिक को थोड़ा सा समझते हैं, इससे टॉपिक को समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ये देखिए आपके जो है कि एक ग्लोब दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। इस पर देखिए आपको कुछ रेखाएं दिखाई दे रही हैं। एक है इक्वेटर जो कि डिनोट करता है 0 डिग्री को, वहीं एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हिंदी में हम कर्क रेखा, और दक्षिण में देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए इसमें कुछ कलर है और कलर क्या दिखा रहे हैं, जो रेड कलर का एरिया है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक्स, हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंध का क्षेत्र। इसके अगर आप थोड़ा सा और ऊपर की ओर बढ़ें, अर्थात जो कि येलो कलर का जो आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन शीतोष्ण कटिबंध, अर्थात ये वह कटिबंध है जिसमें उष्ण कटिबंध से कम गर्मी पड़ती है। उसके बाद अगर हम पोलर एरिया में जाएंगे तो हमें पता चलेगा यह वह एरिया है जो सबसे ठंडा होता है। कुल मिलाकर इक्वेटर जो कि आपका 0 डिग्री है, इससे अगर हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जैसे जैसे इक्वेटर से दूरी बढ़ती जाएगी टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और यह इस वजह से होता है क्योंकि इक्वेटर पर लगभग वर्ष भर, लगभग मैं शब्द यूज कर रहा हूं, लगभग वर्ष भर क्या होती हैं, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, और जहां पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं वहां पे तो गर्मी रहती ही ज्यादा है। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए। आपने देखा होगा टॉर्च, तो टॉर्च को जब आप जलाते हैं तो जहां उसका फोकस बनता है वहां पे प्रकाश क्या होता है, ज्यादा होता है, और फोकस से जैसे जैसे आप दूरी की ओर देखते हैं तो आपको क्या होता है, प्रकाश कम मिलने लगता है। अर्थात टॉर्च आपने जलाया, जहां उसका फोकस बना उस फोकस पर आप देखते हैं सबसे ज्यादा उजाला मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सूर्य की किरणें एकदम लंबवत पड़ रही हैं, ज्यादा मात्रा में पड़ रही हैं, इसके वजह से वहां पे उजाला ज्यादा है। ठीक इसी तरह से जो सूर्य हमारी ऊर्जा का स्रोत है, इसकी भी किरणें जहां पर लंबवत पड़ती हैं वहां पर क्या होता है, दिन की अवधि बड़ी होती है, और साथ ही साथ ये जब सूर्य की किरणें आती हैं तो इन्हीं किरणों में तो ऊष्मा है और इसी ऊष्मा से हमें गर्मी महसूस होती है। इसी के कारण कहा जाता है कि जिस स्थान पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं वहां पर आपको क्या होता है, ज्यादा गर्म मौसम दिखाई देता है। जैसे अगर हम कहें 21 जून, तो 21 जून को क्या होता है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं, इसका मतलब है कर्क रेखा पर उस दिन सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो कुल मिलाकर यह जो आपकी पृथ्वी है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है और साथ ही साथ सूर्य की परिक्रमा कर रही है। सूर्य की परिक्रमा करते हुए इसका कभी कोई भाग सूर्य के सामने आता है, कभी कोई, लेकिन जो भाग सूर्य के सामने पृथ्वी का होता है उस पर क्या होता है, गर्मी पड़ती है, और जो भाग जो है कि उसके अपोजिट होता है वहां ठंडी पड़ती है। जैसे हम इंडिया में बात करें तो आप कहते हैं कि जैसे ही मार्च का समय समाप्त होता है उसके बाद गर्मी पड़ना चालू हो जाती है। ऐसा आप क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि आपका 21 मार्च और 23 सितंबर के बाद जो है कि 21 मार्च और 23 सितंबर वह दिन है जब सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं 0 डिग्री अर्थात इक्वेटर पर। 21 मार्च के बाद क्या होता है, सूर्य की किरणें उत्तर की ओर बढ़ने लगती हैं, और इसके वजह से जैसे जैसे 21 मार्च के बाद सूर्य की किरणें उत्तर की ओर बढ़ती हैं, उत्तर की
ओर क्या होता है, गर्मी बढ़ने लगती है। और इसी के विपरीत क्या होता है, जैसे जैसे सूर्य की किरण उत्तर की ओर बढ़ेंगी, इसका मतलब है जो दक्षिणी हमारा गोलार्ध है अर्थात इक्वेटर के जो दक्षिण में है वहां पर क्या होगा, ठंड बढ़े। जैसे अभी हमारे यहाँ क्या है, आप गर्मी का मौसम है, तो इक्वेटर के जो साउथ वाला भाग है वहां पर क्या होगा, ठंडी होगा। तो कुल मिलाकर यह जो आपकी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके होने के साथ साथ जो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, इसके वजह से क्या होता है, मौसमी परिवर्तन होता है। और इस मौसमी परिवर्तन में जब सूर्य की किरणें इक्वेटर से नॉर्थ की ओर अर्थात नॉर्थ हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती हैं, तब गर्मी का मौसम होता है। और इसी तरह से जब यह सूर्य की किरणें दक्षिण गोलार्ध में लंबवत पड़ती हैं तो हमारे यहाँ ठंडी और उनके यहाँ क्या होती है, गर्मी होती है। अब समझ गए होंगे कि आखिर ये टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। अब देखिए, भारत में जो कर्क रेखा इसको लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। और कर्क रेखा से जो उत्तर का भाग है उसको उपोष्ण कटिबंध अर्थात सब ट्रॉपिकल, और दक्षिण का जो भाग है उसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, उष्ण कटिबंध का मतलब कहां तक, कर्क रेखा तक। तो कर्क रेखा तक का भाग हमारा उष्ण कटिबंध में आता है और उसके उत्तर का भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमें यह पता चलेगा कि भारत की जो अवस्थिति है इसमें एक ही साथ 2 मौसम होते हैं। इस वजह से 2 मौसम होते हैं क्योंकि उष्ण कटिबंध का मौसम अलग होता है, उपोष्ण कटिबंध का अलग होता है। लेकिन इन दोनों में समानता यह होती है कि जब उत्तर भारत में गर्मी पड़ रही है अर्थात, तो वो क्या होता है, लगभग पूरे उत्तर भारत में गर्मी पड़ती है। हाँ, ये जरूर है कि जो स्थान इक्वेटर के पास होगा वहां पर गर्मी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जो एकदम हिमालय के पास होगा वहां पर गर्मी कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि वह इक्वेटर से क्या है, दूर है। तो आपको पता है कि जो सूर्य की किरणें हैं जब इनका उत्तरायण और दक्षिणायन होता है तो इससे क्या होता है, गर्मी प्रभावित होती है। वर्तमान समय में सूर्य की किरणें उत्तर की ओर है तो इनमें गर्मी इनसे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पीछे क्या कारण है थोड़ा मैं समझाऊंगा। पहले आप जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अर्थात भारतीय मौसम विभाग है उसको थोड़ा समझिए। वह इंडिया को 4 जो है कि सीजन में डिवाइड करते हैं। पहला है विंटर सीजन, जिसमें यह जो समय होता है दिसंबर से मार्च तक का होता है, और एवरेज जो टेम्परेचर होता है 10 से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस होता है। एवरेज कह रहा हूं मैं, दिन और रात का अलग अलग नहीं कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो मौसम होता है समर का होता है, अप्रैल से लेकर जून तक का इसका समय होता है, जिसको हम ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं। अब देखिए, जब ग्रीष्म ऋतु है जो कि अभी चल रहा है, इसका मतलब क्या है, जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी और इस समय जो एवरेज जो टेम्परेचर होता है वह हो जाता है 32 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक। और ये 32 से 40 इसलिए होता है क्योंकि अप्रैल से जून तक का हम समय इसमें शामिल कर रहे हैं। उसके बाद जो वर्षा ऋतु का जो समय होता है वह जुलाई से सितंबर होता है। यह मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि जो अभी वर्षा हो रही है दिल्ली और इन एनसीआर के क्षेत्रों में उत्तर भारत में, यह वर्षा का समय अभी हमारा मानसून का समय आया नहीं है। अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही थी, इसमें इतना वर्षा नहीं होना चाहिए। उसके बाद होता है एक शरद ऋतु जो अक्टूबर से नवंबर में होता है। अब देखिए क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 21 मार्च के बाद उत्तर भारत का तापमान बढ़ने लगता है और मई तक टेम्परेचर क्या हो जाता है, 42 से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, जो मैदानी भाग है, यहां पर टेम्परेचर क्या हो गया, 40 डिग्री को क्रॉस कर गया है। और इतनी गर्मी की वजह से हवाएं भी क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। और इसी में जो आपका रेगिस्तानी एरिया है उधर से जब हवाएं चलती हैं, गर्म शुष्क हवाएं जब चलती हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं हीट वेव, जिनको आप सामान्य भाषा में लू भी बोलते हैं, यह चलने लगती हैं। कुल मिलाकर हमें यह पता चला कि यह जो इंडिया का मैप हम देख रहे हैं, इसमें राजस्थान, हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, दिल्ली, यह उत्तर प्रदेश का ये जो क्षेत्र है, इस समय तक यहां पर काफी गर्मी पड़ने लगती है, लेकिन इस समय गर्मी नहीं बढ़ती। अब देखिए होता क्या है कि जब मई के माह में एक चीज समझिए, जब गर्मी इतनी पड़ रही है तो इसका एक प्रभाव मानसून पर भी पड़ता है। आपको पता है कि यह जो दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, यह पूरे भारत में जब मानसून पहुंचने का जो समय माना जाता है वो कब माना जाता है, आपका लगभग 15 जुलाई। हालांकि मानसून दक्षिण भारत में तो बहुत पहले ही आ जाता है, लेकिन अगर उसको
उसको पूरे आप वो पूरे भारत में देखें तो उसको पहुंचने में लगभग 15 जुलाई का समय लगता है। ये देखिए आपको 15 जुलाई की एक लाइन ये देखिए आपको दिखाई भी दे रही है। इसका मतलब ये है कि जो ये गर्मी पड़ती है, इस गर्मी की वजह से ही क्या होता है, कहीं ना कहीं मानसून प्रभावित होता है। अब देखिए गर्मी का और जो है कि मानसून का संबंध अगर आप समझ लेंगे तो ये समझ लीजिए आपने पूरा टॉपिक समझ लिया। होता क्या है कि जहां पर गर्मी पड़ रही है, मान लीजिए यह वाला जो एरिया है, मैं इसमें आपको सर्किल बना, ये वाला जो एरिया, अगर यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो यहाँ की हवाएं क्या होंगी, गर्म होंगी। हवा जब गर्म होती है तो हल्की होकर ऊपर उठती है, तो जब हल्की होकर ऊपर उठती है तो जमीन से हवा की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। तो पहले की तुलना में जो वहां पर हवा थी वह कम हो गई। इसको बोलते हैं निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब का मतलब है कि वहां पर उपस्थित हवाओं के द्वारा लगने वाले दाब में कमी आ गई है। तो देखिए होता क्या है कि जो यह गर्मी मई के माह में 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पड़ती है, यह क्या करती है, इस पूरे यह जो क्षेत्र है यहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और यही लो प्रेशर क्या करता है कि जो दक्षिण से जो मानसूनी हवाएं आती हैं उनको अट्रैक्ट करता है। प्रश्न आएगा क्यों अट्रैक्ट करता है, इसके पीछे का कारण यह है कि हमेशा हवा जो है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो जब लो प्रेशर कहीं बन गया है तो उसको भरने के लिए कहीं ना कहीं हाई प्रेशर से हवा चलेगी, और जब यह हवा चलती है तो चूंकि यह आपका बंगाल की खाड़ी अरब सागर क्षेत्र से आती है तो क्या करती है, वर्षा करती है, और इसी को बोलते हैं हम मानसून। तो अगर मानसून से वर्षा होना है तो उसका मतलब यह है कि उत्तर भारत में कड़ाके की गर्मी पड़े। अगर कड़ाके की गर्मी नहीं पड़ती है तो मानसून क्या हो सकता है, डिले हो सकता है, कमजोर पड़ सकता है। इसलिए यह टॉपिक काफी जो है कि ना सिर्फ जो है कि कॉम्प्लेक्स है बल्कि डायनेमिक भी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या हुआ है कि इस समय जो उत्तर भारत में जो वर्षा होती है आपका मई वाले अप्रैल और मई में, इसको बोलते हैं प्री मानसून वर्षा। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी जो वर्षा हो रही है ये प्री मानसून वर्षा है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्री मानसून वर्षा से लगभग पूरे इंडिया में 10% जो वर्षा होती है उसका 10% प्री मानसून से होती, बाकी 74% जो वर्षा होती है मानसूनी वर्षा से, और बाकी लगभग 13% जो वर्षा होती है लौटते हुए मानसून और ठंडी के में जो वर्षा होती है उसकी वजह से होती है। कुल मिलाकर यह जो वर्षा है यह प्री मानसून वर्षा नहीं है। मैं यह समझाने को आपको प्रयास कर रहा हूं। प्री मानसून वर्षा तो यह तब होता जब क्या हुआ होता, इस गर्मी की यहां पर गर्मी कड़ाके की पड़ी होती और इसके वजह से यहां पर बहुत ज्यादा निम्न वायुदाब क्रिएट हुआ होता, और जब निम्न वायुदाब क्रिएट हुआ होता तो यहां पर जो है कि जो आपका सागरीय क्षेत्र है वहां से हवाएं आती और तब जो वर्षा होती, इनको प्री मानसून वर्षा बोलते। प्रश्न आएगा कि आखिर फिर यह वर्षा क्यों हो रही है। इसे वर्षा इस वजह से हो रही है क्योंकि यहां पर किसी एक जो है कि ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन का इंपैक्ट देखा जा रहा है जो सामान्यतः नहीं देखा जाता। इसका नाम है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ। यह पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है उसको मैं समझाऊंगा। अब देखिए होता क्या है, इस बार का मौसम कैसा रहेगा, खासकर गर्मी का, इसको लेकर अप्रैल के प्रारंभ में जो है कि IMD अर्थात इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह कहा था कि यहां अप्रैल मई और जून में उत्तर भारत को जो मैदान है, यह जो आपका दिल्ली के पास का एरिया है, यहां पर टेम्परेचर पिछले साल की तुलना में 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहेगा। और मैं कह रहा हूं कि अभी इतनी गर्मी नहीं पड़ रही है। इसका मतलब क्या है, या तो मैं गलत हूं या फिर IMD की जो फोरकास्टिंग थी, जो भविष्यवाणी थी, वह क्या हो चुकी है, गलत हो चुकी है। और यह वास्तव में IMD की जो भविष्यवाणी थी वह गलत साबित हो गई। इसके पीछे को अगर हम कैसे समझें
तो पिछले साल जो मई के माह में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था वह हमने देखा था कि इस समय तक 43-44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया था। और जो है कि अभी का जो एवरेज टेम्परेचर अभी हमें देखने को मिल रहा है वह 36 to 37 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल रहा है। अर्थात इससे यह पता चल रहा है कि जो टेम्परेचर पिछले साल से अभी 1 डिग्री से आधे डिग्री से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस अधिक होने की बात आईएमडी कर रहा था, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए था, टेम्परेचर 42-43 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था। लेकिन टेम्परेचर क्या है, 36-37 है। अर्थात लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम है, ना कि क्या है, ज्यादा है। और इसी के वजह से क्या हो रहा है, उत्तर भारत में जो है कि आए दिन आपको बारिश देखने को मिल रही होगी। अगर आप दिल्ली और इसके पास वाले एरिया में तो आप फील कर रहे होंगे। साथ ही साथ रात के समय में बारिश के बाद मौसम क्या हो जा रहा है, ठंडा हो जा रहा है और टेम्परेचर काफी कम हो जा रहा है। इसी के साथ अगर आप हिमाचल उत्तराखंड के एरिया को देखें तो वहां पर तो बर्फबारी तक हो जा रही है, जबकि बर्फबारी इस मौसम में नहीं होना चाहिए था। अब कुल मिलाकर आखिर इसका जो कारण है वह बताया जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ है। अब पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ही आईएमडी के अनुसार भारत में अभी तक मार्च और अप्रैल में, ध्यान दीजिए, हैवी रेनफॉल शब्द है, हैवी रेनफॉल की वजह से 354 जो है कि हैवी रेनफॉल्स के इवेंट्स हुए, अर्थात घटनाएं हो चुकी हैं 354, एक दो नहीं। हैवी रेनफॉल का मतलब तब होता है जब सीमित समय में लगभग 64-65 मिलीमीटर वर्षा हो जाती है, तो इसको हम हैवी रेनफॉल बोलते हैं और यह हो रहा है। और इसका जो प्रमुख कारण है वह बताया जा रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप समझिए। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से तात्पर्य उस वायुमंडलीय घटना से है जो पछुआ पवनों द्वारा भूमध्य सागर के ऊपर विकसित होता है और इससे उत्पन्न हवा जिन क्षेत्रों में पहुंचती है वहां का मौसम परिवर्तित हो जाता है। यह तो था स्टूडेंट परिभाषा के रूप में। उम्मीद करता हूं कि कम समझ में आया हो। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए आपको एक अफ्रीका महाद्वीप दिखाई दे रहा है और उसके बाद देखिए यह आपको अटलांटिक महासागर दिखाई, ये देखिए आपका मेडिटेरियन सी और यह आपका यूरोप वाला क्षेत्र। अब देखिए है क्या, जब यहां पर यह जो भूमध्य सागर वाला ये जो वाटर बॉडी है ना, यहां पर क्या होता है कि यह एक देखिए इसकी जो पूरा इसका जो जल का टेम्परेचर है, ये अटलांटिक ओशन और ये देखिए ये आपका यह जिब्राल्टर जल संधि और यह पूरा भूमध्य। तो जल वाले जो क्षेत्र मैं आपको दिखा रहा हूं ये सभी क्षेत्र क्या है, जुड़े हुए हैं। तो जब जल का टेम्परेचर ज्यादा होता है और ठंडी के समय में क्या होता है कि देखिए समय कब से है, ठंडी का। भी आप एज्यूम करिए कि भारत में अभी गर्मी नहीं पड़ रही थी, समय था ठंडी का। तो जब ठंडी का समय था तो यह जो जल वाला क्षेत्र अटलांटिक महासागर और सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जल का टेम्परेचर तुलनात्मक रूप से स्थल से क्या होता है, ज्यादा होता है सागर का। अब देखिए यह जो स्थल है ये ठंडी में काफी ठंडे हो जाते हैं, बर्फ गिरने लगती है। लेकिन आप ये थोड़ी कहेंगे कि भूमध्य सागर जम जाता है, भूमध्य सागर का टेम्परेचर इतना कम नहीं होता। तो होता क्या है कि यह जो भूमध्य सागर का जल का तापमान है और ठंडी के समय यह जो स्थल वाला जो टेम्परेचर है, इन दोनों के टेम्परेचर में अंतर आता है। और इसके वजह से क्या होता है कि यह जो भूमध्य सागर के उत्पन्न ऊपर से हवा चलती है और जो हवा स्थल से आती है, इन दोनों का जो टेम्परेचर होता है यह काफी अलग अलग होता है। अर्थात यह जो ऊपर से हवा आ रही है यह ध्रुवीय क्षेत्रों से आती है, इसका टेम्परेचर कुछ और यह जो भूमध्य सागर में हवा जनरेट हो रही इसका टेम्परेचर और होता है। और ये जब दोनों हवाएं मिलती हैं तो मिलकर टकराकर ऊपर उठती हैं, और जब टकराकर ऊपर उठती हैं तो आपको पता है कि वायुमंडल में एक जो है कि कंडीशन होती है जिनको बोलते हैं हम जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या है कि वायुमंडल में लगभग 12 से लेकर 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली हवाएं। अब इसको एक कल्पना करिए, आपने देखा होगा ना गर्मी के समय में जो बाउंडर होता है, तो बाउंडर क्या करता
करता है उसमें हवाएं देखिए चक्रीय क्रम में घूमते हुए ऊपर की ओर उठ रही होती हैं। आपको लग रहा होता है कि जैसे शक्तिमान ऊपर की ओर जा रहा है। तो जब क्या होता है ये हवाएं ऊपर टकरा कर ऊपर की ओर उठती हैं तो ऊपर हवा एक तेज गति से चल रहा होता है और यह पश्चिम से पूरब चल रहा होता है। इसी कारण इसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम, पश्चिमी जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम इसलिए क्योंकि जैसे जेट वायुयान ऊपर चलता है ठीक उसी ऊंचाई पर लगभग यह हवाएं पश्चिम से पूरब चलती हैं। तो यह क्या करती हैं, यह भूमध्य सागर के ऊपर से उठी हुई हवाओं को पश्चिम से लेकर पूरब की ओर बढ़ती हैं और जब पूरब की ओर बढ़ती हैं तो देखिए एक कंडीशन आपको दिखाई देती है। अब देखिए यह हवा रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा। यह हवाएं ऊपर उठी और वायुमंडल में ऊपर होते हुए इंडिया तक आती हैं। इसमें क्या करती हैं ये कि ये जो भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है उसके बाद जो है कि आपका कैस्पियन सागर वाला क्षेत्र है, इससे होते हुए इससे नमी लेकर आपको क्या करती है पूरब की ओर बढ़ती है और पूरब की ओर जब बढ़ती हैं तो ये हिमालय के पास जब आती हैं तो हिमालय से क्या होती हैं टकरा जाती हैं और जब हिमालय से टकरा कर यहाँ पर रुक जाती हैं तो चूंकि यह अपने साथ नमी लेकर आ रही हैं, सागरी क्षेत्र से आ रही, तो इसके वजह से क्या होता है वर्षा होता है और जब यह वर्षा होता है तो इसी को बोला जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न इस वजह से क्योंकि यह पश्चिम से आ रहा है, पछुआ पवनों की वजह से आ रहा है, इसलिए इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब इसलिए है क्योंकि जहां पर यह हवाएं पहुंचती हैं वहां का मौसम क्या कर देती है, चेंज कर देती है। और ये क्यों चेंज कर देती हैं, क्योंकि इन हवाओं के पास क्या है नमी है और ये जब नमी वाली हवाएं कहीं पर रुकेंगी तो क्या होगा, यह इन्हीं नमी वाली हवाओं से संघनन होगा और वर्षा हो जाती। तो यही जो क्या होता है इनकी जो उत्पत्ति होती है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ठंडी और गर्म वायु राशि के मिलने से होती है और एक चक्रवात जैसी कंडीशन क्रिएट होती है और यही चक्रवाती हवा पछुआ हवाओं के प्रभाव में पूरब की ओर बढ़ती है। भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, आपका ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए यह भारत, पश्चिमी भारत में पहुंचती है और इससे क्या होता है जो हमारा पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत का जो क्षेत्र है वहां पर वर्षा होती है और इसी वर्षा की वजह से वहां पर जो गेहूं, दलहन, तिलहन की जो फसलें होती हैं या फिर जो है कि आप कहते हैं जो रबी की फसलें होती हैं इन एरिया में इनको लाभ मिलता है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि यह जो हवाएं हैं यह हवाएं ऐसे समय पर आ रही हैं जो सामान्यतः होता नहीं है। सामान्यतः जो पश्चिमी विक्षोभ से जो हवाएं यह आती हैं इनके वजह से क्या यह जो समय होता है वह समय होता है आपका फरवरी और मार्च तक, अर्थात जनवरी, फरवरी और मार्च में यह जो वर्षा होती है इसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। अब तो क्या हुआ, मार्च भी खत्म हो गया, अप्रैल भी खत्म हो गया और मिड मई आ गया, तब भी यह हो रहा है। इसी के कारण कहा जा रहा है कि जो यह IMD अर्थात इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का यह जो पूर्वानुमान था वह क्या हो गया, गलत हो गया। और यह जो पूर्वानुमान क्या था कि गर्मी इस बार ज्यादा पड़ेगी और गर्मी इस बार इसलिए ज्यादा पड़ेगी क्योंकि सामान्यतः हर साल गर्मी के नए रिकॉर्ड बनते हैं। आपको पता होगा वर्ष 2019 अब तक का सबसे गर्म माह है और गर्म माह कब होगा, मई जून का जो समय होता है इसी में तो गर्मी क्या होती है सबसे ज्यादा पड़ती है। तो इसी तरह से IMD ने फोरकास्टिंग की थी कि इस समय गर्मी पड़ेगी, लेकिन क्या हुआ, पश्चिमी विक्षोभ ने यह पूरे अनुमान को गलत बता दिया। अब प्रश्न आएगा कि पश्चिमी विक्षोभ तो हर साल आता है, इस साल ऐसा क्या हुआ, तो उसके पीछे कारण है वह है अटलांटिक मल्टी डिकेडल ओसिलेशन। अब ये देखिए यह क्या है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। मैं फिर से आपको यहीं पर लेकर आता हूं। ये देखिए आपका यह जो अटलांटिक ओशन है, तो यह अटलांटिक जो ओशन है क्या होता है, इसका जब अगर मान लीजिए यह अटलांटिक ओशन पूरा ये एरिया है, यहाँ से लगा हुआ ये पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसका टेम्परेचर क्या हो बढ़ जाए तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अटलांटिक महासागर का भूमध्य सागर भी इससे क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है जिब्राल्टर जल संधि से, ये दोनों जल एक दूसरे से मिलते रहते हैं, संपर्क होता रहता है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाएगा तो इसके वजह से क्या होगा, जो
जो गर्म हवा है या जो बाष्पीकरण है या यह जो गर्म जल है, इसी गर्म जल से तो बाष्पीकरण होता है। तो गर्म जल जितना ज्यादा रहेगा, बाष्पीकरण या आर्द्रता वाली हवाएं क्या होंगी, उतनी ही ज्यादा रहेंगी। देखिए आपको नमी सबसे ज्यादा कम कम महसूस होती है, चिपचिपापन, जब बारिश होती है, अर्थात बारिश से पहले जब गर्मी कड़ाके की पड़ती है और खूब ढेर सारा बाष्पीकरण होता है तो आपको चिपचिपा महसूस होता है। और आप कहते हैं गर्मी अब ज्यादा पड़ गई, वर्षा होगी, इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि बाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है, अब तो क्या होगा, जो है कि वर्षा हो। तो ठीक इसी तरह से ये अटलांटिक ओशन का ये जो वाटर बॉडी है, इसका क्या है, इस समय जल जो है कि काफी गर्म है और गर्म होने के कारण यहां पर यह जो गर्म जो वायु राशि है ये ज्यादा इफेक्टिव है। पहले भी इफेक्टिव हुआ करती थी, लेकिन इस साल इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, ज्यादा दिखाई दे रहा है। और इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देने की वजह से अब जो है कि ज्यादा मात्रा में जो है कि गर्म हवा ऊपर जा रही है, अपने साथ नमी लेकर जा रही है। और ये नमी युक्त हवाएं जब भारत तक क्या हो रहा है, लेट तक पहुंच रही हैं, तो वर्षा भी तो क्या करेंगी, लेट तक करेंगी। और इसी के कारण क्या हो रहा, अभी तक ये जो वर्षा हो रहा। हालांकि आप कह सकते हैं गर्मी कम पड़ रही तो अच्छी बात है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कारण यह है कि जैसा कि मैंने बताया कि गर्मी जब उत्तर भारत में ज्यादा पड़ेगी तभी तो क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। और जब लो प्रेशर क्रिएट होगा, जितना इफेक्टिव लो प्रेशर होगा उतना ही इफेक्टिव मानसून की हवाएं खींच कर आएंगे। तो कहा यह जा रहा है कि यह जो घटना हो रहा है यह काफी चिंताजनक है। और इसको लेकर अगर जो है कि हम कुछ अनुमान लगाना सटीक नहीं करते, अर्थात अटलांटिक मल्टी डिकेडल ओसिलेशन को भी हम अपने पूर्वानुमानों में शामिल नहीं करते, तो आगे चलकर इससे क्या हो सकता है, मानसून प्रभावी हो सकता है। अब देखिए क्या हो रहा है, कहा यह जा रहा है कि जो यह टेम्परेचर बढ़ना था, अर्थात वर्ष हम देख रहे हैं 2000 से ही हर जो नया वर्ष आता है क्या होता है, अधिक गर्म होता है। तो क्या इस बार नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी यह जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यह क्या हुआ है, भारत में इसका इंपैक्ट ज्यादा है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में गर्मी क्या हो रही है, रिकॉर्ड इसके बढ़ रहा है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी इसमें कहीं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के इंपैक्ट को नहीं जोड़ा, सिर्फ हम नॉर्मल फिनोमिना देख रहे हैं। तब भी यह पता चल रहा है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यह जो हवाएं ऊपर से आ रही हैं, जहां पर यह रुक जाएंगी वहां का टेम्परेचर क्या होगा, प्रभावित। यही कारण है कि अभी यह जो हवाएं आ रही हैं, जब यह जो पर्वतीय क्षेत्रों के पास जब उतरती हैं तो इनसे क्या होता है, बर्फबारी हो जाती है। जब थोड़ा सा ये दक्षिण की ओर, अर्थात ये एनसीआर उसके पास वाले क्षेत्रों में जब ये उतर रही हैं तो क्या है, इनमें नमी है, यह और नमी और साथ ही साथ यहाँ का जो जमीन है वह बहुत गर्म तो नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक गर्म है। और इसके वजह से क्या हो रहा, आंधी तूफान की कंडीशन क्रिएट हो रही है। और जो इसमें नमी है उसी अनुपात में क्या हो जा रहा है, वर्षा हो जा रहा है। और जब वर्षा हो जाता है तो आपको पता है कि मौसम क्या हो जा रहा है, ठंडा हो जा रहा है। और यही कारण है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस समय इंडिया के टेम्परेचर को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। और इसी के वजह से ऐसा हो रहा है। आई होप आप समझ पाए होंगे। थोड़ा सा भी आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ा होगा या इसी लेक्चर को ध्यान से सुनने का प्रयास किया होगा, जरूर समझ में आएगा। अब बात करते हैं ब्राजील। जो ब्राजील क्या है, दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल और महत्वपूर्ण देश है। आप इसकी एक बार लोकेशन देख लीजिए, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण। ये रहा ब्राजील। इसमें दो देश देख लीजिए, इसमें एक देश देख लीजिए इक्वाडोर देख लीजिए, दूसरा चिली। और बाकी इसके अलावा देखिए सभी देशों के साथ इसकी क्या हो रहा, बाउंड्री लग रही। अर्थात अगर ब्राजील में कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं तो इसका जो प्रसार है पूरे इस महाद्वीप में होगा और आगे चलकर क्या हो, समस्या क्रिएट हो सकती। यह चिली और इक्वाडोर को छोड़कर बाकी सभी देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है और साथ ही साथ इस महाद्वीप का सबसे बड़ा व्यापारिक यह देश भी है। इसका मतलब है इस देश से जो भी व्यापार करेगा, अगर वहां पर कोरोना के केसेस होंगे तो उस देश में भी कोरोना के केसेस पहुंचेंगे। यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है और यहां की जो जनसंख्या है 20.9 लाख है, लगभग 21 करोड़ हम इसको कह सकते हैं। यहां पर जनसंख्या निवास करती है, अर्थात जनसंख्या क्या है, काफी ज्यादा। यहां पर कुछ समय पहले हमने देखा था अमेजन वनों में आग लगी थी और उसके वजह से ये देश चर्चा का कारण रहा था। और यह इसलिए चर्चा का कारण रहा था कि जो अमेजन वन है, हमको पता है लगभग 20 से लेकर 24% और पूरे
वर्ल्ड का ऑक्सीजन या पूरी पृथ्वी का ऑक्सीजन वह देते हैं। तो उस समय हम लोग कह रहे थे कि जब वन ही यहाँ पे अमेजन के वन जंगल जल जाएंगे तो ऑक्सीजन कैसे मिले। लेकिन उस समय भी जो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वोल्सोनारो, इनका नाम जो है कि उछला था और कहा गया था ये जानबूझ के इन्होंने आग लगवाई है और आग चली लग भी गई, लेकिन जो उसको बुझाने की दृढ़ शक्ति या विल पावर एक किसी देश के राष्ट्र नेता के द्वारा दिखाया जाता है, यह नहीं दिखा रहे थे। उस समय आरोप लगा था और उस समय कहा जा रहा था कि जो वनों में आग लगी है उसके वजह से यहाँ पर जो जनजातियां प्रभावित हो सकती हैं। यहाँ पर लगभग 305 जनजातियां निवास करती हैं और इनकी टोटल जो जनसंख्या है 9 लाख है। कुल जनसंख्या का जो जनजातियों का जो प्रतिशत है वह लगभग आधा प्रतिशत है, 0.4%। अब कहेंगे मैं अमेजन में आग लगी क्यों, घटना क्यों बता रहा हूं। दरअसल यही घटना कोरोना वायरस के संदर्भ में दिखाई दे रहा है। अमेजन वनों को भी आग को रोकने के लिए बोल्सोनारो ने बहुत ज्यादा विल पावर नहीं दिखाया था और इस बार भी वह नहीं दिखा रहा। और मौत का आंकड़ा यह है कि वहां पर सामुदायिक जो है कि कोरोना वायरस के जो डेथ हो रहे हैं उनका जो है कि अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लोग सड़कों पर लाश छोड़ दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस देश की हमें थोड़ा सा सीख लेने की जरूरत है, आखिर इस देश से गलती कहां हुई। यहाँ की जो जनजातियां हैं वो ध्यान रख लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर लिखी दिखाई दे रही, काफी महत्वपूर्ण है। गौरवनी, यानुमामी और तिकुना, अकुंसू और अवा यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। वर्तमान समय में यह कोरोना वायरस का नया हॉट स्पॉट बन गया है और इसकी वजह से यहाँ पर जो केसेस हैं वह 2 लाख को क्रॉस कर गए हैं। लगभग 14,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और विशेषज्ञों का मानना है कि जल्दी ये जो 14,000 का आंकड़ा है ये लाखों में तब्दील हो सकता है। इसके पीछे का कारण यह बताया जा रहा है कि यहाँ की जो प्रशासन है उसने बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखाया है और साथ ही साथ लापरवाही दिखाया तो अमेरिका ने, लेकिन उसके पास सुविधाएं थी तो वह कंट्रोल कर सकता है। उसकी जीडीपी का आकार बड़ा है, उसके पास फॉरेन रिजर्व करेंसी है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन इस देश के पास ना तो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और ना विल पावर यहां पर दिखने को मिल रहा है। यहां के जो राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो, उन्होंने कोरोना का एक छोटी सी बीमारी बताया और कहा कि ये सर्दी जुकाम वाला है। और इन्होंने अपने आप को यह कहा कि जिस तरह से मैं फिट हूं इसी तरह से हर ब्राजीलियन अगर फिट है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जो है कि छोटे मोटे वायरस आते रहते हैं और चले जाते हैं। और आज का आलम यह है कि यहाँ पे सड़कों पे लाशें पड़ी हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप बीबीसी की रिपोर्ट भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन 700 से 800 मौतें यहाँ पर हो रही हैं और यह इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन के नियमों को शिथिल रखा गया, बहुत उनका मजबूती से पालन नहीं करवाए। यहाँ के राष्ट्रपति खुद जो है कि घूम रहे हैं, वह जो है कि कई बार आपको जो है कि स्टीमर चलाते हुए मिल जाएंगे, कई बार आपको अपने काफिले के साथ मिल जाएंगे और साथ ही साथ यह उन लोगों के बीच में भी जा रहे हैं जो लोग लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन का विरोध करने के लिए वहां पे एक आंदोलन हुआ, उसमें खुद राष्ट्रपति पहुंच गए और उन्होंने कहा कि जिन राज्य सरकारों ने क्या किया, लॉकडाउन को अभी बना रखा, उनको हटा देना चाहिए। कुल मिलाकर यह क्या है, एक गैर जिम्मेदाराना जो है कि एक नेता और जो कि क्या कर रहा, अपने देश के लोगों की जान जोखिम में डाल। इनसे पूछा गया कि आप मौत के कारणों पर क्या बोलते हैं, तो इन्होंने क्या, तो क्या मतलब मैं इसमें क्या कर सकता हूं, हो रहा तो हो रहा है। और इन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी लॉकडाउन को हटा देना चाहिए। इनका ये दरअसल मानना यह है कि वर्ष 2016 में जो है कि ब्राजील मंदी से उभरा है। अगर हमने आर्थिक गतिविधियों को अभी तुरंत चालू नहीं किया तो एक कोरोना वायरस से बुरी स्थिति क्रिएट कर सकता है। अब एक चीज समझिए कि उत्पादन तो तब होगा जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। व्यक्ति स्वस्थ तब रहेगा जो सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन करेगा। आप जहां पर एक फैक्ट्री को, जहां पर आप सोशल डिस्टेंसिंग को क्रिएट नहीं कर सकते, मेंटेन नहीं कर सकते हैं, वहां पर एक इन्फेक्टेड व्यक्ति हजारों व्यक्तियों के संपर्क में आएगा और कितने लोग वहां पर संक्रमित हो सकते हैं। तो इसीलिए इनकी काफी बुराई हो रही। इन्होंने अपने जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हैंड्रिक को इन्होंने जो है कि बर्खास्त कर दिया और इसलिए बर्खास्त कर दिया, उन्होंने कहा कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से जो है कि निपटना चाहिए, इसका विरोध जो है कि जो लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं उनको रोकना चाहिए। लेकिन क्या है कि इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, उनको हटा ही दिया इन्होंने। या अब देखिए क्या हो रहा है कोरोना वायरस की। अब जो कोरोना वायरस है, मैंने जो जनजातियों को के विषय में बताया वहां तक पहुंच चुका है। अब जनजातियों के बीच में ये पहुंच गया तो इसका मतलब ये है कि यह उन एरिया में पहुंच गया है जहां पर सुविधाएं नहीं है। थोड़ा सा फिर से एक बार मैं ब्राजील को आपको दिखाता हूं, इससे आप स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। ये देखिए आपको जो ब्राजील दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर अगर आप अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं को
देखेंगे तो यह जो वाली पेटी है, यह जो आपको यह जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप यह वाला जो एरिया है और इसके थोड़ा सा आप उत्तर में भी देखें, यह जो एरिया है अगर आप यहाँ पर देखें तो यह पूरा जो क्षेत्र है काफ़ी पिछड़ा हुआ, और यहाँ पर क्या है, एक तो क्लाइमेट यहाँ पे कंडीशन काफ़ी खराब है, उसके वजह से क्या हो रहा है, यह जो पूरा क्षेत्र है इन जनजातियों के संपर्क में कोरोना के आने से कोरोना फैल रहा है। और वहाँ पर यह लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में यहाँ की जो जनजातियाँ हैं वह बिल्कुल विलुप्त हो सकती हैं। कारण यह है कि यहाँ पर जो कोरोना के केसेस हैं उनके उपचार के लिए जो पूरे जो क्षेत्र हैं, जो प्रमुख शहर हैं, वहाँ पे तो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं नहीं, ये उन जनजातीय क्षेत्रों में क्या ही कर पाएंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर एक तो जनजातियों वाला मुद्दा जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। दूसरा, यहाँ पर 13 मिलियन जो जनसंख्या है वह जो है कि स्लम एरिया में रहती है। जैसे हमारा धारावी क्षेत्र है, तो धारावी जैसा ही लगभग क्षेत्र वहाँ पर भी ब्राज़ील में आपको कई बार देखने को मिल जाएगा, और बहुत बड़ी एरिया है। 13 मिलियन जनसंख्या वहां पर रहती है, जिसे ये लोग फेबल्स के नाम से बोलते हैं। वहां पर क्या हो रहा है, कोरोना के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं और वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। तो कहा यह जा रहा है कि जो 13 मिलियन की जनसंख्या, इसमें काफी गिरावट आ सकती है। साथ ही साथ पूरे ब्राजील की जो लोकेशन आप देखेंगे तो विषुवत रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। इसके वजह से यहाँ पर जंगल, नदी, पहाड़, पठार, जटिल कंडीशन है, तो यातायात की सुविधाएं भी नहीं है और साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाएं अंदर तक नहीं पहुँच सकती हैं। तो क्या हो गया कि जो अगर सरकार चाहे भी कि हम क्या करें, वहाँ पर पहुँच कर जो डेथ की रेट है कम कर सकें, तो कम नहीं कर सकते। इसलिए इस देश को ज़रूरत था कि प्रारंभ में ही जब किसी क्षेत्र को, देश को पता है कि भैया हमारे यहाँ तो स्वास्थ्य सुविधाएं काफ़ी कमज़ोर हैं, तो आप इस प्रकार के रिस्क क्यों ले रहे हो। जबकि ऐसा इटली, यूरोप के देश ऐसा कर चुके थे, उनको खामियाजा इसका भुगतना पड़ गया था। इटली के लोगों से पहले जब कहा गया कि चीन में, वुहान में कोरोना फैल रहा, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, और एडवेंचर के लिए जो है कि जहाज़ों पर निकल गए, घूमने निकल गए, और धीरे धीरे जहाज इन्फेक्टेड होने लगे, और आप उसके बाद का आपको जो है कि पूरी चीज़ें पता है। कहा यह जा रहा है कि अगर यहाँ पर इसको नहीं रोका गया, चूंकि यह पूरा जो ब्राज़ील है वह लगभग 10 देशों के साथ बॉन्डेज साझा करता है, वहां पर ये पहुंच सकता है, और जब वहां पर ये पहुंच जाएगा तो अन्य जो ब्राजील के अन्य देश हैं उनकी भी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वह भी बहुत अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं है, तो धीरे धीरे पूरा लैटिन अमेरिका जो है कि प्रभावित हो सकता है। ब्राजील जिसकी खाद्य सुरक्षा, गरीबी, असमानता, कुपोषण और जो है कि जो कंडीशन है वो अन्य विकासशील देशों जैसी है, इसीलिए पूरा विश्व इस समय भारत की ओर देख रहा है। उदाहरण दे रहे हैं सभी लोग ब्राजील का और कह रहे हैं भारत के संदर्भ में कि भारत को भी अपनी नीतियों के विषय में सोचना चाहिए कि क्या लीकर को खोलना, क्या माइग्रेंट्स लेबर को इस तरह से ट्रांसपोर्ट करने देना, या उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई। साथ ही साथ किन, आखिर ऐसा भारत इन चीज़ों से क्या सीख सकता है, इसको लेकर लेख लिखे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सभी लोगों ने भारत के लॉकडाउन की तो तारीफ की है, लेकिन उसके बाद जो मुद्दे उभरे उसको लेकर जो है कि वह ब्राजील को आगे कर भारत को सीख देने का प्रयास कर रहा है। हालांकि ब्राजील और भारत में जो वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, या जो वहाँ पे फूड सिक्योरिटी की कंडीशन, सभी कुछ अलग है, लेकिन बावजूद भारत में भी आपको मजदूर सड़कों पे हैं, बच्चे और जो है कि वृद्ध जो माइग्रेट कर रहे हैं, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष वर्ग हैं, वो अभी भूखे हैं, प्यासे, एक कंडीशन दिखाई दे रही। तो कुल मिलाकर एक विकासशील देश जो कि ब्रिक्स का समूह है, कहा यह जा रहा है कि भारत और सभी देशों को मिलकर ब्राजील की मदद करनी चाहिए, अन्यथा यह जो देश है एक ऐसा हॉट स्पॉट बनेगा जहां से फिर से कोरोना वायरस का दूसरा वेव जनरेट होगा, और यह वेव जब जनरेट होगा तो भले ही सभी देश अपने यहां रोक लें, फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने लगेंगे। आई होप आप पूरे टॉपिक को समझ पाए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।